हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। अच्छा, यदि हमारे चैनल पर फ्रेंड्स आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है। अब आपका पूछा गया है कि अर्थ नहीं है, याद रखिएगा, पूछा क्या गया आपसे, कहा गया कि अर्थ नहीं, यानी जो हमारा कनक शब्द है उसका इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इसका अर्थ नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, यानी ये कनक का 3 अर्थ इसमें दिया गया होगा, एक नहीं दिया गया, वो ढूंढना है। तो पहले समझ लीजिए, कनक मीन्स होता है सोना। पहला तो है फ्रेंड्स क्या आपका सोना, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, धतूरा भी होता है, और कनक मीन्स गेहूं भी होता है। तो आपसे पूछा गया कि नहीं, जो अर्थ नहीं हो तो ऑप्शन में किसमें छिपा है, ऑप्शन सी में। किसमें, ऑप्शन सी में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, समूह हो जाएगा, क्योंकि समूह मीन्स जो है सोना या कनक या धतूरा या गेहूं नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, है ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हमेशा क्रिया विशेषण कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका आंसर कहां पर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तीसरा, हिंदी वर्णों में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या थोड़ा समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 11। कितना, आंसर हो जाएगा 11। लेकिन थोड़ा समझकर कहता लेखनी की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना होता 13। अगर कहता उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होता 10। ठीक है, यदि आपसे केवल इतना पूछता कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 बताना होता। लेकिन अगर ये पूछता कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 बताना होता। कितना, 13 बताना होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति आएगी। यानी कि जो व्यक्ति सिद्धांत को ना मानने वाला हो, उसके लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी लोकोक्ति होगी। तो पहला लिखा है ऑप्शन, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। दूसरा ऑप्शन है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तीसरा ऑप्शन है, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। चौथा ऑप्शन है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है, सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा की नहीं है। ब्रज भाषा की नहीं, आपसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो ब्रज भाषा की पुस्तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूरसागर। सूरसागर फ्रेंड्स, ये जो हमारी पुस्तक है इसको लिखा है तुलसीदास ने, और ये भी आपका ब्रज भाषा में है। दूसरी पुस्तक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी जो है आपकी तुलसीदास के द्वारा रचित है, और ये जो है आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है, तीसरा ऑप्शन है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, और इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। और चौथा ऑप्शन आपके पास है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई को लिखा है बिहारी दास जी ने, ये भी ब्रजभाषा में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हमारा होगा
रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा में लिखा गया पुस्तक है। तो यहाँ पर कहा गया कि ब्रज भाषा की नहीं हो तो अवधी भाषा का है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को संविधान के राजभाषा में दर्जा दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन पहला उर्दू, दूसरा ऑप्शन हिंदी, तीसरा ऑप्शन फारसी और चौथा ऑप्शन आपका अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है हिंदी। हिंदी को संविधान में जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है 343 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां। अब 7वां क्वेश्चन है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि जिसका छीण ना हो, जिसका खंडन ना हो, जिसका जो है बिखराव ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है अमिट। ठीक है, पहला ऑप्शन है अमिट, दूसरा ऑप्शन है अपार, तीसरा ऑप्शन है अक्षय और चौथा ऑप्शन है अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर लिखा अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके, इसका जो है वाक्यांश ये होगा। यहाँ पर लिखा है अपार। ठीक है, अपार मतलब जिसको पार ना किया जा सके, ये भी आपका नहीं होगा, ना अमिट होगा। यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा अक्षय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अक्षय लिखा है ना, अक्षय जो हमारा है जिसका क्षय ना हो, जिसका खंडन ना हो, यहाँ पर वही कहा जिसका जो छीण ना हो। ठीक है, तो उसी यहाँ पर अक्षय जो लिखा है यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर अनंत लिखा है, अनंत का मतलब भी समझ लीजिए, अनंत का आशय होता है जिसका अंत ना हो, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 8वां क्वेश्चन। लिखा है, वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का आपको भेद बताना है कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए कौन शब्द है, अब कौन लगा हुआ है तो ये प्रश्नवाचक हो गया, और यहाँ पर लगा हुआ है वहां हमारा सर्वनाम है और इसके साथ में कौन प्रयोग किया गया है, कौन हमारा प्रश्नवाचक है, इसलिए हमारा सर्वनाम भैया हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वनाम आपका होगा तो कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने सर्वनाम के भेद पिछले वीडियो में आपको बता दिया है अच्छे से। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 9वां क्वेश्चन। कमल के समान नयन लिखा है, कमल के समान नयन। ठीक है, तो कमल के समान नयन है में समास आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा आंसर होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कमल के समान नयन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय याद रखिएगा, कौन सा? कर्मधारय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 10वां क्वेश्चन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? याद रखिए, कह रहा है भैया संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा गया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपके पास देखिए ऑप्शन पहला है 8, और दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो फ्रेंड्स संज्ञा जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं? 5 प्रकार के। आंसर हमारा होगा बी। ठीक है, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, तो आंसर हमारा होगा बी। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में आया हुआ है? ठीक है, आपको 11वां क्वेश्चन में दिया गया हुआ कौन सा जो है शब्द है जो तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ है, तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा ऑप्शन है रिक्शा, तीसरा ऑप्शन है कमरा, चौथा ऑप्शन है आपकी कैंची। तो तुर्की भाषा का जो शब्द है वो फ्रेंड्स आपका है कैंची। क्या है आपका? कैंची। ठीक है, थोड़ा सा चाय के बारे में समझिए कि चाय जो है किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, कमरा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा भैया वो कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताना है। ठीक है, अब वाक्य क्या है पढ़िए। लिखा है जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। यहाँ पर देखिए जो और उसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जो सो साथ में आता है, ठीक है, तो यहाँ वहां आता है साथ में। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है तो हमेशा कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य। यहाँ पर किंतु का प्रयोग होता, परंतु का प्रयोग होता, लेकिन का प्रयोग होता, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका होगा भैया सी, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां। विग्रह शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, विग्रह का मतलब होता है जैसे हम संधि का जैसे हमारा होता है समास होता है। ठीक है, तो संक्षेप उसे बोलते हैं। अगर विग्रह होता है तो बिखराव हो जाता है, खंडन हो जाता है। जैसे संधि होता है, संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आपको बताना है विग्रह शब्द का विलोम। तो ऑप्शन पहला है संधि, दूसरा है आविग्रह, तीसरा आग्रह और चौथा है ग्रहण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हमारा होगा जो है ए ऑप्शन, संधि। विग्रह शब्द का विच्छेद होता है संधि, संधि मीन्स होता है संक्षेप। ठीक है, और विग्रह मीन्स होता है बिखराव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हमारा हो जाएगा ए, संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है। लिखा है सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति, देखिए सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति सही है? तो ये पिछला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने आपको आंसर बताया था बी। आंसर हमने बताया था बी, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है 15वां। लिखा है दो शब्दों वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? यानी कि कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़ने वाले हम शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है पहला समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स हमारा होता है समुच्चय बोधक, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले हम जो है शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर इसका होगा पहला। 16वां क्वेश्चन है जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे हम क्या कहते हैं? हमने बताया आपको शब्द के पहले किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वाच्य जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा समझिए कि 3 प्रकार कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन, यानी कि तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा है पृष्ठ का अर्थ है। ठीक है, पृष्ठ का अर्थ है। पहला ऑप्शन पन्ना, दूसरा ऑप्शन पीठ, तीसरा ऑप्शन पंख और चौथा ऑप्शन आपका पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ शब्द है, पृष्ठ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भैया पीठ। ठीक है, जैसे पन्ने को हम पलटते हैं तो एक उसका चिट होता है, एक पट होता है, तो पट मीन्स पीठ। ठीक है, तो यह हमारा जो है पृष्ठ का अर्थ होगा पीठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अब आपको अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन पहला दिया है माननीय, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है पौरुष, तीसरा ऑप्शन दिया व्याप्त, चौथा ऑप्शन दिया पेयसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पौरुष भी सही लिखा, पेयसी भी सही लिखा, व्याप्त भी सही लिखा, माननीय गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ आधा ना होता है, ना आधा नहीं बल्कि ना पूरा हमारा होता है, और यह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो मापे आक मात्रा मा ना और ना पे बड़ी ईक मात्रा और या खाली। ठीक है, तो होगा माननीय। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये ए ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन। यशोधरा
यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। आपसे पूछा यशोधरा इस संधि का उदाहरण है, यानी कि जो आप यशोधरा दिया गया शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है, ये किस संधि का उदाहरण है, आपसे ये पूछा गया है किस संधि का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, पहला लिखा है अयादि, दूसरा लिखा है यण संधि, तीसरा लिखा विसर्ग संधि और चौथा लिखा दीर्घ। फ्रेंड जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं ना तब तक पता नहीं लगेगा कौन सी संधि है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं तो होगा यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर ओ का जो मात्रा है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन लिखा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किससे बना है, तद्भव शब्द किससे बना है। ऑप्शन पहला है देशज से, संकर से, और तीसरा ऑप्शन है आपका तत्सम से, और चौथा ऑप्शन है विदेशी शब्द से। तो फ्रेंड्स जो हमारा तत्सम तद्भव शब्द जो बनता है वो तत्सम शब्द के माध्यम से बनता है। तत्सम शब्द हमारा है शुद्ध होता है और थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो हमारा तद्भव बन जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, सी। कौन सा आंसर, सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22वां, नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब यहाँ पर लिखा है वाक्य में रेखांकित है, यानी जो ये आपको रेखांकित दिखाई दे रहा है, जिस वाक्य के नीचे रेखांकित जो है लाइन पड़ी हुई है नीचे, ठीक है, वो आपको शब्द बताना है कि क्या है। ऑप्शन पहला है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, चौथा है सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर लिखा नल बूंद बूंद टपक रहा, क्या टपक रहा है, टपकना हमारी एक क्रिया है, क्या टपक रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा होगा, क्रिया विशेषण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां, लिखा है समष्टि, लिखा है समष्टि शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, समष्टि शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन है बेस्ट, दूसरा ऑप्शन विशिष्ट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास जो है अशिष्ट, और चौथा ऑप्शन है अपुष्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका है पहला बेस्ट, यानी कि समष्टि का विलोम होता है बेस्ट। ठीक है, तो हमारा समष्टि का विलोम होगा बेस्ट, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24वां, लिखा है 24वां क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको दिया है पहला ज्ञा, आपको दूसरा ऑप्शन दिया है झा, तीसरा ऑप्शन दिया है सा, और चौथा ऑप्शन दिया है था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4, याद रखिए 4 होते हैं। कौन कौन सा, स्रा, क्षत्र और स्रा। ठीक है, श्री वाला स्रा ये हमारे होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञा हमारा है, तो ज्ञा भैया हमारा आंसर है, ज्ञा हमारा आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25वां है प्रवेहु, प्रवेहु शब्द का अर्थ, प्रवेहु शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला आपके पास है विहीन, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है राक्षस, और चौथा ऑप्शन है अंधकार। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रव्यू का अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रव्यू का अर्थ समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।